हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 17 के बारे में। सेक्शन 16 तक हमने एक प्रॉपर डिस्कशन जो है वो कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अब तक के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को देखिए और आप सेक्शन 16 तक, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 16 तक आप पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कवर कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 17 की, क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सेक्शंस को डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए सेक्शन 17 के बारे में बात करते हैं। बट सेक्शन 17 के बारे में बात करने से पहले यहां मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट माई लॉन्च ऑफ जुडिशरी कोर्सेज ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा जुडिशरी का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है एंड मैंने स्टार्ट किया है लिमिटेशन एक्ट 1963 के साथ। तो अगर आप लोग मुझसे जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जुडिशरी के कॉन्सेप्ट्स, जुडिशरी के लॉज समझना चाहते हो, तो आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इसके लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हो एंड द कोड इज SAVY10। जब आप इस कोड को यूज करके मेरा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, या अगर आप और भी कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो अन अकेडमी पे, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन, तो बाय यूजिंग दिस कोड SAVY10, इस कोड को यूज करने पे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। राइट। अन अकेडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मेरे जो फ्री लाइव लेक्चर्स हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। और वहाँ फ्री लाइव लेक्चर्स में आप मेरे साथ अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, कोड के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर ली है। दिस इज द कोड SAVY10, जिस कोड को आपको यूज करके 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरी जो जुडिशरी क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब पे आपको और कहाँ मिल सकती हैं, तो यूट्यूब पे आपको मेरी जुडिशरी की और भी क्लासेस मिल सकती हैं इस चैनल पे, और चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360। सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और यहाँ मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली यहाँ पे मेरी 11 AM पे लाइव क्लासेस होती हैं और उन लाइव क्लासेस में मैं अलग अलग लॉज पढ़ाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे मेरी क्लासेस अटेंड करनी है तो यहाँ पे भी आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि अन अकेडमी की जो मेरी प्रोफाइल है उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल पर जाइए और वहाँ जाकर आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप टेलीग्राम के ऊपर प्लीज फॉलो कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 को। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या जुडिशरी प्रिपरेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो जुडिशरी एग्जाम 360 को। ऑल राइट, तो अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेक्शन 17 के बारे में। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आज जो सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस सेक्शन इज सेक्शन 17 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब ये सेक्शन 17 बेसिकली कहता क्या है? तो ये सेक्शन 17 बात कर रहा है, ये देखो, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी। इन दो कॉन्सेप्ट्स को अलग रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी by one who has no title, जिसके पास टाइटल नहीं है। तो उस सिचुएशन में दिस इज नॉट स्पेसिफिकली enforceable, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली enforceable। सो लेट मी क्लियर दिस, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। रिलेवेंट सेक्शन कौन सा? रिलेवेंट सेक्शन सेक्शन 70। सेल और लेट प्रॉपर्टी, यहां पे दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं। एक तो आप इसको देखिएगा,
और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं सेक्शन 17 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे इस सेक्शन 17 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 17 का सबसेक्शन। इज दैट क्लियर? और अब मैं आपको यहाँ पे इस सेक्शन को पूरा डिकोड करके बताता हूँ। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविजंस हैं, मैं पहले इंटेंशनली आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बता रहा हूं, और उसमें ये लिखा हुआ है जो प्रोविजंस हैं ऑफ सबसेक्शन 1 दे शैल ऑल्सो अप्लाई, ऑल्सो अप्लाई। वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं फॉर द सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। और ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है, यहां पे देखो किसके बारे में बात की गई है। यहां पे भी दो चीजों को लिया गया है, सेल और लेट। लेकिन साथ में क्या कहा गया है? साथ में कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब वो कैसे एप्लीकेबल होता है यहां मैं आपको ही समझा रहा हूं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। यानी कि यहां पे उस पर्सन की बात की जा रही है जो कि प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, जो कि प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, या मान लो वो प्रॉपर्टी को, और ही इज लेट द प्रॉपर्टी, ही इज लेटिंग द प्रॉपर्टी टू एनीवन। मतलब प्रॉपर्टी को वो लीज पे दे रहा है, लेकिन उसके पास में प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है। जो सेल कर रहा है या लीज पे दे रहा है उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल ही नहीं है, तो वो पर्सन फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। गेटिंग माई पॉइंट? सच पर्सन कैन नॉट डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये लिखा हुआ है इस पूरे सेक्शन में। ठीक है, तो अभी देखो इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है, ये किस तरीके से काम करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कहना क्या चाहता है और 17 सबसेक्शन 2 में किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये बोलते हैं कि इस सिचुएशन में दिस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। हम ये बोल देंगे कि वो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकता। इसके फेवर में, इन फेवर ऑफ ए लेंडर और लीजर, लेंडर और लीजर जिसने कि यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, यहाँ पे जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, उन दो एस्पेक्ट्स को देखिएगा। सो लेट मी करेक्ट हियर, हाँ, इन फेवर ऑफ ए वेंडर और लीजर। सो द राइट वर्ड इज वेंडर और लीजर। तो उसके फेवर में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स देखिएगा आप, और इन्हीं दो एस्पेक्ट्स को, जिन दो एस्पेक्ट्स की बात मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूं, इन दो एस्पेक्ट्स को यहां भी हमें अप्लाई करना। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में भी इन दो एस्पेक्ट्स को अप्लाई करना है। द ओनली डिफरेंस इज, जो एक डिफरेंस है दोनों में, वो डिफरेंस ये है प्रॉपर्टी का, कि यहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वहां मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो यहां देखिए, यहां एक जो पर्सन है वो ये बात जानता है, who knowing not to have any title, not to have any title to the property, to the property, has contracted,
as contracted to sell or let the property, to sell or let the property। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर अगर यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अगर मान लो एक पर्सन है जो जानता है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है। अमर मान लीजिए प्रेम को एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है जिस प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है, मिस्टर बजाज है। तो वो ये बात अच्छे से जानता है, who knowing not to have any title to the property has contracted to sell or let the property। और अगर उसके बाद मिस्टर बजाज अगर एग्री भी हो जाएं, जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है, तो भी अमर वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो डिमांड नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ ए वेंडर। यहां पे अमर क्या बना था, यहां पे अमर प्रॉपर्टी को सेल कर रहा था, तो वहां पे वेंडर था। या अगर वो प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा था तो वो यहां पे क्या बन गया था, लीजर। तो वो लीजी के अगेंस्ट में यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसके पास में टाइटल नहीं था, उसके पास में टाइटल नहीं था। अब यहां पे एक बात और देखिएगा, अब यहां पे एक बात और देखिएगा, हु दो ही एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, he entered into the contract। और अगर वो इस बात का बिलीव करता है, यानी कि वेंडर या लीजर इस बात का बिलीव करता है दैट ही हैड ए गुड टाइटल, उसको लगता है कि उसके पास में गुड टाइटल है टू द प्रॉपर्टी, टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं कर सकता, कैन नॉट एट द टाइम, इस बात को समझिएगा, फिक्स्ड बाय द पार्टीज, ठीक है, और बाय द कोर्ट, और बाय द कोर्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेल और लेटिंग गिव द परचेजर और लीजी। तो अगर वो प्रॉपर्टी को नहीं दे पा रहा तो इस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे, इस सिचुएशन में हम यहां बोल देंगे सेल और लेट द प्रॉपर्टी, अगर वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहां पे रीजनेबल डाउट है, बेसिकली यहां पे क्या है, देयर इज ए रीजनेबल डाउट। ये रीजनेबल डाउट किसके बारे में है, ये रीजनेबल डाउट है कि उसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है या ओनरशिप नहीं है। अब एग्जांपल देकर बताता हूं। अब एक पर्सन है जो कि एक लेडी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक लेडी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और वो लेडी जो है वो पिछले कुछ सालों से इंडिया के बाहर हैं, और जिस लेडी की वो प्रॉपर्टी है, जो उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एंड ऐसा कहा जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है फॉरेन में ही, वो कभी इंडिया आई नहीं और फॉरेन में ही उनकी डेथ हो गई। तो यहां पे उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मान रहा है, वो अपने आप को यहां पे एब्सोल्यूट ओनर कंसीडर कर रहा है। तो ये बिलीव कर रहा है दैट ही हैड ए गुड टाइटल टू द प्रॉपर्टी, लेकिन उसका टाइटल जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऐसे कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है जिससे ये बात साबित की जा सके कि उसका टाइटल जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसी वजह से हम ये बात बोल सकते हैं कि या तो उसके पास टाइटल ना हो, या उसका जो टाइटल है वो गुड टाइटल ना हो, वो पूरी तरीके से गुड टाइटल ना हो, तो उस सिचुएशन में हम ये बात बोल सकते हैं। तो बी पॉइंट जो है यहाँ पे ये दिस इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का ए पॉइंट, और ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का बी पॉइंट। Who though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties
or by the court for the completion of the sale or letting give the purchaser or lessee a title free from a reasonable doubt। तो क्या वो रीजनेबल डाउट के बिना उसके रीजनेबल डाउट फ्री प्रॉपर्टी दे सकता है? आंसर इज नो। तो क्योंकि वो यहां पे ऐसा नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे? इस सिचुएशन में बोल देंगे कि वो पर्सन फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकता। अगर मैं सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 की यहां बात करूं तो ये बात कर रहा है किसके बारे में? ये सेक्शन बात कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में यहां पे आप एक चीज देखना कि यहां पे तो मैं बोलूंगा नो टाइटल अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई टाइटल नहीं है। या फिर मैं बोल दूं कि रीजनेबल डाउट वाली सिचुएशन है, या हम क्या बोल देंगे? या फिर हम बोल देंगे कि रीजनेबल डाउट वाली सिचुएशन है। जैसे कि एक पर्सन जो है वो एक पेंटिंग को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको बेचने का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मान लो यहाँ पे मैंने बात कर ली पेंटिंग के बारे में, लेकिन वो पेंटिंग एक डेड पेंटर की पेंटिंग है और जो उस पेंटिंग को बेच रहा है उसके पास में कोई क्लियर टाइटल नहीं है उस पेंटिंग का। तो यहाँ पे वो जो पर्सन जो सेल कर रहा है, वो जो सेलर है, उस सेलर की साइड से क्या नहीं हो सकता? उस सेलर की साइड से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे रीजनेबल डाउट की बात करूं तो यहाँ पे जो पर्सन है वो मान लो ज्वेलरी जो है वो सेल कर रहा है, और वो ज्वेलरी जो है वो उसकी मदर की है, और उसकी मदर जो है वो इंडिया से बाहर चली गई थी काफी साल पहले, और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि उनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो वो अपने आप को उस ज्वेलरी का ओनर कंसीडर करता है, वो अपने आप को उसका ओनर जो है वो कंसीडर करता है। तो वो बेसिकली ऐसा वो बिलीव करता है, लेकिन उसके बिलीव करने से कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है उसके बिलीव करने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां एक रीजनेबल डाउट है तो वो डाउट फ्री प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन बस इतना सा डिफरेंस है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में हम किसके बारे में बात करते हैं? यहां हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के जो प्रोविजन है वो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में इस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। आई मेरी बात आपको समझ में? तो यहां जो सेलर है, यहां जो वेंडर है, यहां जो लीजर है, बेसिकली वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि उसके पास उसकी जो खुद की ओनरशिप है वो ही पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। सो आई रियली होप इस वीडियो से आपको सेक्शन 17 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस सेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इस पूरी सीरीज को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।